अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी चौथी क्लास है इनहेरिटेंस के ऊपर। आवाज़ सारे लोगों को ठीक आती है वीडियो में और स्पीकर के ऊपर, या किसी को कम आती है? कुछ लोगों की शिकायत है आवाज़ मेरी कम आती है। सबको ठीक आ रही कम है बस? कम आती है, लेकिन वो हेडफोन लगाने से सही हो जाती है। नहीं, कम कैसे आती है? आपके उसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी क्लास। वो जैसे और दूसरे लोगों के साथ मैं कॉल करता हूँ ना, हम्म, वैसे ही इसी मोड में जूम पे तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। पर ठीक है, वो हेडफोन लगा के काम चल जाता है। नहीं, हमारी क्लास सुबह से लेकर शाम तक इसी स्टूडियो माइक पर होती है, हमें कंप्लेंट नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि भाई किसी को कम आ रही है तो क्या रीज़न हो रहा है। पता नहीं, पर है कम। क्लास में भाई कौन कौन प्रेजेंट है? मैं आपका होमवर्क किसी का नहीं दिख पाया, पूरे हफ्ते में बिजी था। तबस्सुम मौजूद है? तबस्सुम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबस्सुम है, ठीक है। हारिस मौजूद है? हारिस खान मौजूद है, ठीक है। शाहनवाज मौजूद है? शाहनवाज अभी नहीं है। कैसर मौजूद है? बिलाल अहमद मौजूद है? मारिफा मौजूद है? जी। मारिफा मौजूद है। खदीजा मौजूद नहीं है। तमाज़िया मौजूद हैं? मौजूद हैं। नौशाद, नौशाद वालेकुम। मुश्ताक साहब हैं? नहीं है। सलीम साहब हैं कोई? नहीं। उमा मौजूद हैं? मुस्फिरा जी मौजूद हूँ। मौजूद हैं। सिराज परवीन नहीं है। हुस्ना मौजूद हैं, यस। अच्छा। जी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हूँ मैं। अच्छा, आप मौजूद हैं, ठीक है। उमर फारूक साहब हैं? मोहम्मद साद, शमशा शमसुद्दीन, ठीक है। होमवर्क मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, इस हफ्ते चेक कर लूँगा। ये जो शीट बनाई गई है मल्टी कलर, सबके पास चला गया होगा। इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? पीछे किसी को प्रॉब्लम थी तो हमने डिस्कशन किया था। इस चार्ट को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी सर, दिक्कत है। क्या इसको दिक्कत? दोबारा से थोड़ा से समझा दीजिए। कौन सा बोल रहे हैं? नौशाद। नौशाद साहब, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए इसको, क्योंकि बार बार इसको रिपीट करेंगे तो टाइम लगेगा। वीडियो पे टाइम दीजिए। डीपी का मतलब है डिसीज्ड पर्सन, जो बंदा मर चुका है, जो भी शख्स मर चुका है वो ये है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि समझने में आसानी हो। डीपी जो है वो है जिसकी डेथ हो चुकी है, मरने वाला। एम का मतलब मदर है। ये सारे अंडरस्टैंडिंग टर्मोलॉजी हो रहा होगा। डी का मतलब डॉटर है। जीडी का मतलब ग्रैंड डॉटर है। ये सन और डॉटर हो गया, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हो गया। रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, सन, ग्रैंड सन। एमजीएम मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी। पीजीएम पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी। रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर। मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर, ये वालिद साहब हैं। ये ग्रैंडफादर, दादा हो गए। ये सगा भाई, रियल ब्रदर।
रियल ब्रदर, एस का मतलब सन, रियल ब्रदर का सन, पैटर्नल ब्रदर का सन यानी सौतेले भाई का बेटा। FRV, फादर का रियल ब्रदर, रियल ब्रदर। फादर का आपके पास ब्रदर का बेटा, फादर रियल ब्रदर सन, वालिद साहब के सगे भाई का बेटा। कौन बन गया आपका? वालिद साहब के सगे भाई का बेटा क्या बनेगा आपका नौशाद साहब? भतीजा। भतीजा। ये वालिद साहब के पैटर्नल ब्रदर हैं और ये वालिद साहब के पैटर्नल ब्रदर का बेटा हो गया। तो इसके अंदर मेजोरिटी। भतीजा। सिस्टर। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है वो ये सर। वालिद साहब भतीजा भतीजा नहीं, भाई बनेगा वो। अरे आपकी बात कर रहे हैं, आपके रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? हाँ हाँ, हमारे रिस्पेक्ट में भी हमारे फादर के भाई का बेटा हमारा भाई ही हुआ। हाँ तो भाई बनेगा तो कौन सा भाई बनेगा? रियल भाई बनेगा कि पैटर्नल भाई बनेगा? नहीं नहीं, वो भतीजा बोल रहे थे इसलिए बोला। तो भाई। उन्होंने भतीजा बोला था। भाई यहाँ पे ये आपका सगा भाई हो गया मरने वाले का। जी ये भाई है मरने वाले के, वालिद साहब है मरने वाले का। ये कौन है? चचा है। जी। ठीक है। तो ये मरने वाले के चचा का बेटा हो गया। यही तो हुआ ना भाई? ये मरने वाले का चचा हुआ ना, ये सगा चचा। वालिद साहब का भाई आपके चचा होंगे ना? जी जी। तो ये क्या बनेगा? रियल ब्रदर, फादर रियल ब्रदर सन, भतीजा ही होगा। फिर फादर रियल ब्रदर सन। फादर के भाई का बेटा हो गया ना, चचेरा चचा चचा का लड़का है तो हाँ तो भाई हुआ ना, भतीजा नहीं हुआ। भाई, भाई हुआ कजिन। भतीजा ये वाला होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ये सगा भतीजा और ये सौतेला भतीजा। अब यहाँ पर चार्ट अगर सामने होगा तो वो जो सारा जो सॉल्यूशन है वो करने में आपको आसानी होगी। तो जो वो फाइल आपको दे रखी है उसमें से अब अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते चले जाएं। वो सारी फाइल आपके पास होमवर्क की तरह समझें उसको। जो पूरा सिलेबस है वो आपके पास एज ए होमवर्क की तरह रहेगा। इसको अपने अकॉर्डिंग आप करते रहें और क्वेश्चन कर करके भेजते रहें। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। एक सवाल ये पूछना था कि क्या इस चार्ट को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खाना वाइज किसको हिस्सा मिलेगा और किसको नहीं नहीं नहीं? नहीं, ये इस ऑर्डर में। ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कैटेगरी कौन कौन सी है। ऑर्डर अच्छा ऑफ अच्छा, ठीक ऑर्डर, है। जो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लास्ट टाइम पर ही बताया गया था। जो ऑर्डर होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, सबसे पहले ये कहा गया कि उनको दे दिया जाए जिनके हिस्से फिक्स कर दिए शरीयत ने। जब बच जाए तो दूसरे नंबर पर किसको जाएगा? असाबात को जाएगा। असाबात के अंदर तीन असाबात मौजूद हैं। एक कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, असबा बी नफसी। अगर कोई अकेला मर्द मौजूद है यानी मेल मौजूद है। दूसरी कैटेगरी दिखाई देती है ABG, असबा बी गैरी। असबा बी गैरी कब होता है? जब बेटा या बेटी हो, पोता या पोती हो, सगा भाई सगी बहन हो या सौतेला भाई सौतेली बहन हो। और तीसरी कंडीशन आती है असबा माँ गैरी की, जिसके अंदर बेटी या पोती के साथ में सगी बहन होगी या सौतेली बहन होगी। तो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा। और इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर तीसरे नंबर पे जबिल अरहाम होते हैं, उनको जाता है। ये रियर चांस है कि यहाँ पे नाना नानी और आपके पास नवासा नवासी मामू उनको जाएगा, यहीं पर ही कंज्यूम हो जाता है। बट उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल हम ये ले रहे हैं कि किसी शख्स की डेथ होती है, उसने अपने पीछे जो है अपनी मदर को छोड़ा है,
और मैटरनल ग्रांड मदर को भी छोड़ा है। उसकी एक डॉटर है, उसकी एक ग्रांड डॉटर है। ग्रांड डॉटर को जीडी यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ग्रांड डॉटर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जगह कम रह जाती है। वालिद साहब भी हैं। अब इस केस में जो मदर है, मदर हमेशा क्या होती है, जेड एफ, जबिल फरूज। जो नानी है, मैटरनल ग्रांड मदर, ये भी क्या होती है, जेड एफ होती है, जबिल फरूज होती है। डॉटर भी क्या है, जेड एफ है। ग्रांड डॉटर भी जेड एफ है, जबिल फरूज है। वालिद साहब यहाँ पे क्या बनेंगे, वालिद साहब क्या बने, ZF के साथ ABN, सॉरी जेड असबाब भी नफसी है। हाँ। असबाबी नफसी बनेंगे वालिद साहब, अगर औलाद में बेटियां मौजूद हों या पोतियां मौजूद हों। तो यहाँ वालिद साहब को औलाद की मौजूदगी में 1/6 भी जाएगा, प्लस अगर बचा तो वो भी जाएगा। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होता है, 1/6, 1/6 होता है। ये जो नानी है या दादी है, इनका भी जो वैल्यू है वो 1/6 है, लेकिन माँ की मौजूदगी में नानी का हिस्सा नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू मदर, शेयर ड्यू टू मदर। माँ की मौजूदगी में नानी का हिस्सा नहीं होगा। अगर माँ नहीं होती यहाँ पे तो नानी को कितना चला जाता, 1/6 चला जाता। नानी को कितना चला जाता, 1/6 चला छः। जाता। और अगर ऐसा होता कि वहां पर दादी होती, पीजीएम, तो दादी को भी 1/6 चला छः। जाता। अगर एक दादी है केवल अकेली, तो उसका भी आपके पास 1/6 है, नानी का भी 1/6 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नानी और दादी एक साथ जमा हो जाएं, तो भी ये 1/6 में बराबर की शरीक होंगी, यानी हर एक का कितना हो जाएगा, 1/12 और 1/12। ये बात 12। समझ में आ गई। जी। अगर नानी है सिर्फ, तो नानी का हिस्सा 1/6 है। अगर सिर्फ दादी है तो दादी का हिस्सा 1/6 है। और अगर दादी और नानी मिल जाएं तो दोनों 1/6 में बराबर शरीक होंगी, इसलिए हर एक का 1/12, 1/12 हो जाएगा। लेकिन अगर माँ मौजूद है तो ना तो दादी को हिस्सा जाता है और ना ही नानी को हिस्सा जाता है। तो यहाँ पे नानी को हिस्सा नहीं जा रहा, चूंकि माँ मौजूद है। अच्छा, डॉटर अगर एक हो, अकेली हो, तो इसका हिस्सा कितना है, एक वन बाई बटे टू। दो है। और बेटी के साथ में अगर पोती हो तो पोती का हिस्सा कितना है, नहीं। 1/6। 1/6 है। अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा 1/2 है। बेटी के साथ में एक पोती हो या एक से ज्यादा पोतियां हो, तो अगर यहाँ पे दो पोतियां हो जाती तब भी उनका हिस्सा कितना होता, 1/6 ही होता। बेटी का फिक्स रहेगा 1/2 आपके पास। दो बेटियां हो जाएंगी तो क्या होगा, वो अगले सवाल में देखते हैं। फिलहाल इस सवाल में एक बेटी का हिस्सा 1/2 और एक पोती का हिस्सा 1/6। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालना है। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालना है। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में यहाँ पे मदर है, प्लस डॉटर है, प्लस ग्रांड डॉटर है, प्लस फादर है। माँ का हिस्सा 1/6 है, 1/6 है। डॉटर का हिस्सा 1/2 है। और जो ग्रांड डॉटर है उसका हिस्सा 1/6 है। वालिद साहब का 1/6 है। एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 6। 6। 6। ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 6/6। तो वालिद साहब असबा तो है, लेकिन बतौर असबा उसको कुछ नहीं मिल रहा। आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0।
जीरो। तो ये सवाल जो है 2 स्टेप में मुकम्मल हो गया। पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा माँ को चला जाएगा, 3 हिस्से बेटी को चले जाएंगे, एक पोती को, एक वालिद साहब को चला जाएगा। सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम सवाल में? किसी की कोई प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर? मदर, पीजीएम, 2 daughters, father, granddaughter। माँ ZF हो गई, पीजीएम का मतलब दादी हो गई, ये भी ZF है। 2 डॉटर हैं, ये भी ZF है। ग्रांड डॉटर भी ZF है। और फादर ZF भी हैं प्लस असबा भी है। तो यहाँ पे माँ का हिस्सा तो 1/6 हो गया, और दादी का हिस्सा कोई नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू मदर, शेयर ड्यू टू आपके पास मदर। माँ की वजह से दादी का कोई हिस्सा नहीं है। 2 बेटियों का हिस्सा कितना है? 2/3 है। वालिद साहब का हिस्सा कितना है? 1/6 भी होगा प्लस आर भी होगा। और यहाँ पे एक नोट कर लीजिए कि ग्रांड डॉटर का कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स। 2 बेटियां अगर मौजूद हों तो पोतियों का हिस्सा नहीं होता। अब इस केस में अगर पहले से मिरास का इल्म हो तो मरने वाले का जो आपके पास लोग हैं वो ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो इसके लिए क्या की जा सकती है? हम्म वसीयत। 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 वसीयत की जा सकती है। और 1/3 की वसीयत हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 3 चीजें मौजूद हैं जिसको हिस्सा नहीं। पहले सुन लें, बाद में सवाल करें। 3 चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो ये कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा है, आप उसकी किफालत का जिम्मा ले सकते हैं जो कि आपके पास है। आप अपनी ज़िंदगी में उसको हिबा कुछ कर सकते हैं, और अपने मरने से पहले क्या कर सकते हैं? एक गिफ्ट वसीयत भी कर सकते हैं जो बाद में नाफिज हो जाएगी। अदरवाइज इसको इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग कोई भी हिस्सा नहीं जाने वाला है। तो ये अब आपने देखना है कि अगर आपको इल्म होगा तो आप इसको भी दे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रांड डॉटर या जो पोता हो, ग्रांड सन हो, वो गरीब ही हो। ऐसा कोई कंडीशन डिफाइंड नहीं है। और शरीयत ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस रखा है, ये गरीब और अमीर पे नहीं रखा है। ये अल्लाह का दिया हुआ अतिया है। जिसको उसने जो लिखा है वो बेटर फैसला करने वाला है। कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, अल्लाह नोज वेरी वेल। हमें सिर्फ उस पर अमल करना है कि जो शरीयत ने हमने बता दिया। जब कभी भी 2 डॉटर एक साथ हो जाएंगी तो 2 बेटियों का हिस्सा 2/3 हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 1/3 के अंदर ही करना है। तो यहाँ पे ग्रांड डॉटर को कुछ नहीं जाता। तो यहाँ इसके लिए क्या की जा सकती है? वसीयत की जा सकती है। टोटल शेयर ऑफ ZF कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल शेयर ऑफ जबिल फरूज कितना हो जाएगा? मदर, 2 डॉटर्स, यानी हर एक डॉटर का कितना हो गया? ईच डॉटर का कितना हो जाएगा जी? 2 डॉटर का 2/3 है, हर एक डॉटर का कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ये कितना हो गया? 6/6। 6/6। यहाँ पे भी आर के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। तो दोनों में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 बेटियां अगर हो गई तो पोतियों का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो
कि ग्रांड डॉटर अकेली ना हो के ग्रांड डॉटर के साथ में ग्रांड सन भी मौजूद हो। ये मल्टीपल केसेस हैं जो आप जब सवाल करेंगे तो आपको आते रहेंगे। इसलिए जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, और जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड इसी पे कायम है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे मदर कर लीजिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मदर को हटा दीजिए, फॉर एग्जांपल उसकी जगह पे दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दादी और नानी कर लीजिए, हैं जी। पीजीएम कर लीजिए और एमजीएम कर लीजिए। और यहाँ पर जो डॉटर्स हैं वो टू डॉटर्स हैं, और यहाँ पर ग्रांड सन भी है और ग्रांड डॉटर भी है। फादर को ऊपर कर दीजिए, ये फादर आपके पास हो गए। और यहाँ पर ग्रांड डॉटर भी है और ग्रांड सन भी है। तो फादर का हिस्सा, फादर जेड एफ बनेंगे यहाँ पे, फादर 1/6 होंगे। अब यहाँ पर क्या फादर असबा बनेंगे या नहीं? दी, फादर असबा होंगे यहाँ पे या नहीं होंगे? कौन बताएगा? दो डॉटर हैं तो नहीं बनेंगे। नहीं, डॉटर का रिलेशन आपके पास उससे नहीं है। ग्रैंडसन है तो नहीं बनेंगे। ग्रांड सन से रिलेशन है, ठीक है ना। दो डॉटर से कोई रिलेशन नहीं है, दो हों तीन हों चार हों। अगर औलाद में बेटा या पोता मौजूद हो तो वालिद साहब असबा नहीं बनेंगे, केवल जेड एफ बनेंगे। तो वालिद साहब यहाँ पे केवल जो बनेंगे वो जेड एफ बनेंगे। दो डॉटर्स हैं, इनका हिस्सा 2/3 हो गया, ये जेड एफ है। और ये जो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं इनकी कैटेगरी क्या बनेगी? असबा बी, गैर ही बनेगी। ये दोनों ही जेड एफ हैं, दादी और नानी। अब यहाँ पर एक रूल है कि जो वालिद साहब हैं उनकी मौजूदगी में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर की मौजूदगी में दादी का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन नानी को हिस्सा जाता है। ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन इनको क्या मिलेगा? आर। जबकि यहाँ पर क्या था? दो डॉटर की मौजूदगी में ग्रांड डॉटर को नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पर दो डॉटर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ग्रांड डॉटर हिस्सा पाएगी, शेयर पाएगी अपने इस भाई के साथ में मिलके, असबा भी गैरी होकर। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है, टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है उसके अंदर पीजीएम है, पैटर्नल ग्रांड सॉरी एमजीएम है, मैटरनल ग्रांड मदर यानी नानी। उसके बाद वालिद साहब हैं, उसके बाद दो डॉटर हैं। तो यहाँ पर जो एमजीएम है उसको 1/6 मिल गया, वालिद साहब को 1/6 मिल गया, और हर बेटी का 1/3 हो गया, और 1 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे एल्शियम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो गया? कुछ बचा क्या? हम्म। नहीं बचा। कुछ नहीं। नहीं बचा। तो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, है जी, मिलेगा भी। तो ये आपके पास जो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं ये कैटेगरी में एवीजी में आते थे, लेकिन शेयर बचा नहीं है, दैट्स वाई इनको मिलेगा नहीं, बट ये एलिजिबल थे। अच्छा, इसको यहाँ से हटा दीजिए।
देखो जी। वाइफ है, डॉटर है, वाइफ है, 2 डॉटर्स हैं, और लेट्स से मदर है, और ग्रैंड डॉटर है, और ग्रैंड सन है। वाइफ कितना हो गया? 1/8। ये कितना हो जाएगा? 2/3। मदर कितना हो जाएगा? 1/6। इसको क्या मिलेगा? आर, क्योंकि ये ABG हो गया। ये ZF है, ये भी ZF है, ये भी ZF है। तो टोटल शेयर ऑफ ZF में, टोटल शेयर ऑफ ZF के अंदर वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर प्लस मदर। वाइफ को कितना हिस्सा है? 1/8। हर एक डॉटर का कितना है? 1/3। मदर कितना है? 1/6। एल्शियम कितना होगा? 24। 8 8 कितना हो गया टोटल जी? 23। 23/24। इसका मतलब ये हो गया कि जो R है वो 1 - 23/24, यानी ये 24 हो जाएगा। 24 - 23 यानी 1/24 बच रहा है, राइट। अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे इस लेफ्ट वाले सवाल में, ऐसा लग रहा था कि जब कभी भी 2 बेटियां होंगी, ना पोते को जाएगा ना पोती को जाएगा। बट कंडीशनल है कि आर बचेगा तो जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं बच रहा था, लेकिन इस सवाल में 2 बेटियों के साथ भी आर कुछ बच रहा है तो पोता और पोती को जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ग्रांड सन नहीं होता अभी, तो ग्रांड डॉटर का कोई हिस्सा नहीं होता, तो उसको कोई भी हिस्सा नहीं जाता। 2 बेटियों की मौजूदगी में पोती को हिस्सा नहीं जाता। लेकिन अगर 2 बेटियां मौजूद हों और पोता और पोती मौजूद हों, तो जो रेसिड्यू बच जाता है वो किसको जाता है? वो फिर इन दोनों में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं, इनका जो रेशियो है वो कितना है? 2:1 है। और इनका जो एडिशन है वो कितना है? 2+1 यानी कितना है? 3 है। तो ग्रांड जो डॉटर है और जो ग्रांड सन है उसका शेयर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे ग्रांड डॉटर का जब आप शेयर निकालेंगे तो बचा हुआ कितना है? 1/24, 1/24। उसके कितने डिवीजन किए जाएंगे? 3। और ग्रांड डॉटर को कितने हिस्सा जाएगा? एक हिस्सा जाएगा, यानी 1/72 किसको जा रहा है? डॉटर को जा रहा है, ग्रांड डॉटर को। ग्रांड सन कितना हो जाएगा? 1/24। 3 डिवीजन किए जाएंगे, 2 शेयर ग्रांड सन को जाएंगे। डॉटर लिख दिया फिर मैंने दोबारा से। और इस 2 से आप कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी 1 बाय कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर वाइफ प्लस डॉटर प्लस मदर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड सन, तो 1/8 ये हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, एंड मदर 1/6 है,
ग्रांड डॉटर का 1/72 है और ग्रांड सन का 1/36 है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। इससे कम एलसीएम नहीं आएगा। तो 8 9 जा 9 बार चला जाएगा और 3 से कितनी बार कट जाएगा जी भाई? तीन तीन बार 14 24 14 24 हाँ, 24 टाइम्स। ये भी कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। हो गया 72 पर? देखें कि नहीं हुआ है? जी भाई, हो गया? जी 72। ठीक है जी। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमने देखी कि पोती को अगर एक बेटी है और बेटी के साथ में पोती है तो पोती को 1/6 जाता है। और अगर एक से ज्यादा पोतियां हो जाएं तब भी वो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। एक सवाल ये देख लेते हैं। दो बेटियों की मौजूदगी में केवल पोती है तो उसको हिस्सा नहीं जाता, लेकिन दो बेटियों की मौजूदगी में पोता और पोती हों तो उनको हिस्सा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। बचेगा तो जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली। इस कंडीशन में बच रहा था तो जा रहा है, अभी उससे पहले जो कंडीशन थी उसमें नहीं बच रहा था, दैट्स वाई नहीं जा रहा था। एक सवाल और इसके साथ। अगर जी, पोता दो बेटियों के साथ, दो बेटियों के साथ पोता मौजूद है, दो बेटियों के साथ पोता मौजूद है तो ये असबा भी गैरी बनेंगे। आर जो है वो जाएगा, इन दोनों में तकसीम हो जाएगा अगर आर बचेगा तो। नहीं अगर ग्रैंड डॉटर ना हो, सिर्फ ग्रैंड सन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल लीजिए। वाइफ मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ की जगह हस्बैंड ले लीजिए, पैरामीटर चेंज करते रहिए। वाइफ की जगह पे हस्बैंड ले लीजिए और लेट से मदर ले लीजिए। और आपने कहा कि भाई डॉटर मौजूद है और ग्रांड सन मौजूद है। तो हस्बैंड का औलाद की मौजूदगी में कितना हिस्सा होगा? 1/4। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा? 1/6। एक डॉटर है, उसका हिस्सा कितना होगा? 1/2। और ग्रांड सन क्या बनेगा? असबा बी नफसी। जब अकेला होगा ग्रांड सन तो क्या बनेगा? असबा बी नफसी है। तो क्या लेकर जाएगा? आर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड प्लस मदर प्लस डॉटर, हस्बैंड का 1/4 हो गया, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2। ये कितना आ जाएगा? 12। इससे कम नहीं आएगा। 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। और 2 छिक्का 12 कितना हो गया? 6 और 2 8 और 3 11/12। तो क्लियर हो गया कि आर की जो वैल्यू हो जाएगी, एक में से 11/12 घटाएंगे तो ये 12, 12 माइनस 11 यानी 1/12 किसको चला जाएगा? इसको ग्रांड सन को 1/12 चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे चला जाए भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमने दादी का नानी का भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि पोता पोती साथ में हो तो कब कब मिलता है, कब कब नहीं मिलता है। अब ये जो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर थे, लास्ट टाइम पे देखा था कि इनको नहीं जाता जब औलाद में चाहे बेटा हो या बेटी हो या वालिदैन में से मौजूद हो, यानी वालिद साहब मौजूद हों या परदादा मौजूद हों, यानी फादर या ग्रैंड फादर मौजूद हों या औलाद में से कोई हो, तो इनको नहीं जाता। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं। हमने ये वाला केस कोई नहीं देखा, असबा माँ गैरी वाला। अगर लेट से मदर मौजूद है, वाइफ मौजूद है, डॉटर मौजूद है और रियल सिस्टर मौजूद है,
तो वाइफ ZF है, मदर भी ZF है, डॉटर भी ZF है। एक बेटी है, उसका हिस्सा 1/2 है। वाइफ का औलाद की मौजूदगी में 1/8, मदर का औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। अब जब कभी भी डॉटर के साथ में रियल सिस्टर होगी, तो रियल सिस्टर, ये तो ZF बनेगी, लेकिन रियल सिस्टर चूंकि इसके साथ में है, तो रियल सिस्टर असबा माँ गैरी बनेगी, और ये बचा हुआ R लेकर जाएगी। चाहे डॉटर की जगह पे ग्रांड डॉटर हो जाए, तो ग्रांड डॉटर हो जाए विद रियल सिस्टर, तो ये तो ZF बनेगी, लेकिन रियल सिस्टर क्या बनेगी, असबा माँ गैरी बनेगी, और ये R लेकर जाएगी। इसी तरीके से अगर डॉटर विद पैटर्नल सिस्टर हो जाए, या ग्रांड डॉटर विद पैटर्नल सिस्टर हो जाए, तो ये क्या बनेगी, असबा माँ गैरी बनेगी। तो यहाँ पे ये जो भी असबा होंगे वो बचा हुआ लेकर जाते हैं, मोटा सा उसूल याद रखना है। तो ये R इसको चला जाएगा। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ ZF में मदर है प्लस वाइफ है प्लस डॉटर है। मदर है, वाइफ है और डॉटर है। मदर का हिस्सा कितना है, 1/6। वाइफ कितना है, 1/8। डॉटर कितना है, 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा, 24। तो 6, ये 4 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। कितना बच हो गया टोटल, 19/24। रियल सिस्टर को कितना जाएगा, 1 - 19/24। ये 24 हो जाएगा। 24 - 19 कितना आ गया, 5/24। सबको क्लियर है भाई ये? किसी को कोई प्रॉब्लम, जो सवाल किया गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, आवाज आ रही है भाई? जी सर। क्लियर है। हाँ, किसी को कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि अगर इस रियल सिस्टर की जगह पर अगर यहाँ पैटर्नल सिस्टर हो जाए, तो क्या सवाल में कुछ चेंज होगा? क्या आंसर में या शेयर में कुछ चेंज होगा, या सेम रहेगा? रियल सिस्टर की जगह केवल पैटर्नल सिस्टर हो जाए, तो क्या कुछ चेंज होगा, या यही रहेगा सॉल्यूशन? भाई अभी आप लोगों को बताया था, सवाल जवाब नहीं सेम करेंगे, होएगा। सेम होएगा, बोलने का है। क्योंकि अब पता नहीं चल रहा कि सामने नहीं बैठा, सब ऑनलाइन है, कि चाहे रियल सिस्टर हो चाहे पैटर्नल सिस्टर हो, किसी के सॉल्यूशन में तो ये था घर में लोग मरे, उसके यहाँ सगी बहन रह गई, दूसरा शख्स आया, उसके यहाँ पे जो है पैटर्नल बहन रह गई। तो दोनों का हिस्सा आपके पास यही होगा, देयर इज नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। एक अगला सवाल और समझ लीजिए, अभी टाइमिंग है, कि अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल यहाँ मदर की जगह पे क्या नाम है, मदर ही रहने दीजिए, क्योंकि फिर रियल सिस्टर वहाँ पे मिलेगा नहीं, फादर लेंगे तो इसकी जगह आप हस्बैंड कर लीजिए चेंज करने के लिए। डॉटर की जगह चाहें तो आप ग्रैंड डॉटर कर लीजिए। और यहाँ पे रियल सिस्टर भी कर लीजिए और पैटर्नल सिस्टर भी कर लीजिए। तो मदर क्या है, मदर तो ZF है। हस्बैंड क्या है, हस्बैंड ZF है। और ये डॉटर भी, ग्रैंड डॉटर भी ZF है। अब रियल सिस्टर जो डॉटर के साथ होगी वो क्या बनेगी, असबा मागरी। और रियल सिस्टर जब के साथ में, यानी ग्रैंड डॉटर के साथ में जब पैटर्नल होगी तो क्या बनेगी, ग्रैंड डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर क्या बनेगी? सेम हस्बैंड। बोला बोला करें भाई, आप लोगों ने सीखना है, मैं तो सीख चुका हूँ, आप लोगों ने सीखना है, बोलेंगे तो सीखेंगे। असबा गलत बात। मागरी। असबा माँ गैरी बोला करें, असबा माँ गैरी। सारे लोग ट्राई किया करें, गलत बोलने कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मदर का जो हिस्सा होगा, औलाद मौजूद है, दैट्स वाई कितना होगा, 1/6 होगा।
हस्बैंड का औलाद की मौजूदगी में कितना होगा, 1/4 होगा। एक ग्रांड डॉटर है और इसके साथ में इसकी कोई भाई नहीं है, तो ये ZF हो गई। एक ही ग्रांड डॉटर है तो वो कितना लेके जाएगी, आधा। अपना द क्वेश्चन इज दैट कि ये भी असबा मागैरी है, ये भी असबा मागैरी है, तो अब किसको जाएगा? तो दोनों में से नियरेस्ट कौन है? रूल ये है जो असबा होगा जबिल फरूज का, तो ये कि हर एक को जाना है, ठीक है ना। असबा के अंदर रूल ये है कि जो क्लोजेस्ट है, जो नियरेस्ट है, तो रियल सिस्टर नियरेस्ट है या पैटर्नल सिस्टर करीब है? कौन करीब है ज्यादा? रियल सिस्टर। रियल रियल सिस्टर। सिस्टर। तो यहाँ पे लिख दीजिए नीचे वाले में, नो शेयर ड्यू टू, किसकी वजह से? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर की वजह से इसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी बचा हुआ ये ले जाएगा। तो इस केस में मदर प्लस हस्बैंड प्लस ग्रांड डॉटर, 1/6 माँ का हो गया, शोहर का 1/4 हो गया, ग्रांड डॉटर का 1/2 हो गया, और ये 12 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो 6 और 9 कितना हो गया? 3, 9 और 2 11/12 हो गया। यानी जो रियल सिस्टर है उसको कितना हिस्सा जाने वाला है? 1 - 11/12। तो ये कितना चला जाएगा? 12। 12 - 11 यानी 1/12, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 हिस्से माँ को जा रहे हैं, 3 हिस्से शौहर को जा रहे हैं, 6 पोती ले जा रही है, और 1 हिस्सा रियल सिस्टर को जा रहा है। ये क्लियर हो गया बात यहाँ पे? अगर ये यहाँ लेफ्ट वाले सवाल में रियल सिस्टर होती तो रियल सिस्टर 5/24 ले जा रही थी, या रियल की जगह पे पैटर्नल होती तो पैटर्नल ये लेकर जा रही थी। यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन कर दिया कि जब सगी बहन और सौतेली बहन एक साथ हों तो फिर किसको जाएगा? सगी बहन को जाएगा, सौतेली को नहीं जाएगा। किस वजह से नहीं जाएगा? रियल सिस्टर होने की वजह से। अच्छा, अभी कितना टाइम बाकी है? अभी टाइम बाकी है। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, इंशाल्लाह आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे, जो सवालात हैं, जो सिलेबस है उसमें से करते रहिए खुद से। सब कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सारे रूल्स जो हैं आप लोगों को पता लग जाएं, समझने में आसानी हो जाए। देखिए, एक सवाल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर हम वाइफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम PGM ग्रांड मदर ले लेते हैं, और यहाँ पे लेट से ये 2 ग्रांड डॉटर हमने ले लिया, और यहाँ पर ऐसा हो जाए कि रियल सिस्टर है और पैटर्नल ब्रदर है। रियल सिस्टर है और पैटर्नल ब्रदर है। तो वाइफ तो ZF है, PGM क्या है? पैटर्नल ग्रांड मदर, ZF है। 2 डॉटर भी ZF है। ये रियल सिस्टर है असबा मा गैरी, और जो पैटर्नल ब्रदर है इसकी कंडीशन क्या बनेगी? पैटर्नल ब्रदर क्या बनेगा? असबाबी नफ्सी है। असबाबी नफसी, असबाबी नफसी। तो वाइफ का तो औलाद की मौजूदगी में 1/8 हो गया। दादी का हिस्सा वाइफ कैंसिल नहीं कर सकती, दादी का हिस्सा कौन कैंसिल करती? मदर कैंसिल करती। 1/6 होगा। 2 ग्रांड डॉटर हैं तो 2/3। अब ये भी असबा है, ये भी असबा है। ये असबा भी नफसी ही है और ये असबा मा गैरी ही है। यहाँ मेल और फीमेल को नहीं देखा जा रहा, यहाँ देखा जा रहा है करीब कौन है, रिलेटिव में कौन करीब है, रियल सिस्टर या पैटर्नल ब्रदर? सगी बहन या सौतेला भाई? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। तो इसका नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर। रियल सिस्टर की वजह से इसको नहीं जा रहा, यानी R ये फिर ले जाएगी। तो यहाँ पे वाइफ प्लस PGM प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, वाइफ का 1/8, PGM यानी दादी का हिस्सा 1/6, एक पोती का हिस्सा 1/3, 1/3, एल्शियम 24 हो जाएगा। 8 3 जा, 6 4 जा, और ये 8 + 8 कितना हो गया?
16, 4, 20, 3, 23, 23/24। तो जो रियल सिस्टर है, रियल सिस्टर के लिए कितना बच जाएगा टोटल में से, इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 23/24। तो ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस 3 यानी 1/24। यानी पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से किए गए, 3 हिस्से वाइफ ले गई, दादी को चले गए 4 हिस्से, हर पोती को 8-8 हिस्से, और रियल सिस्टर को 1 चला गया। किसी का कोई सवाल? जितना डिस्कशन किया गया है तकरीबन सारे इसमें हमने कवर्ड कर लिए हैं, बाकी कुछ कवर करना बाकी रह गए, वो अगले हफ्ते देखते हैं। अगले हफ्ते हम चले जाएंगे 2 चीज़ों के ऊपर। आज तो इसमें सारी टर्मोलॉजी ख़त्म कर ली हमने। AWL ऑल का एक कॉन्सेप्ट है, और फिर RETURN रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट है। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर आपके पास मल्टीपल केसेस आने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लेके चलेंगे कि भाई शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, हमल के अंदर बच्चे के कैसे हिस्से निकाले जाएंगे, और अगर दादी की परदादा की डेथ हो चुकी है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, दादा की डेथ हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अब उनकी औलादें करना चाहती हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो जब सारे बेस रूल आ जाएंगे तो वहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब 2 कॉन्सेप्ट मेन आपके पास बचते हैं, ऑल का और रिटर्न का, जो कि अगले हफ्ते करेंगे। जो सिलेबस आपके पास दिया गया है उस सिलेबस में से खुद क्वेश्चन करते चले जाइए और भेजते चले जाइए, मैं देखता रहूँगा इंडिविजुअली। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे भेजें, रोज़ करके भेजते रहेंगे तो मुझे भी आसानी होगी और आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ही वक्त नहीं होता है। तो आई थिंक 28 तक कर चुके हैं, अब इसी ऑर्डर में आप करते चले जाइए। वो आपको खुद पता लग जाएगा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जहाँ पे इश्काल हो मुझे भेजते रहिए, या सारे ही करके भेजते रहिए वो सबको। बट ये कि आखिरी दिन ना भेजें, कल से ही शुरुआत कर दें तो एटलीस्ट मेरे लिए भी ऐसा नहीं है। और होमवर्क कहाँ से स्टार्ट करना है, किस नंबर से? 28 तक तो शायद आप लोग कर चुके हैं, 28 तक, 26 तक कर लिया है, 26 के बाद करना शुरू कर दीजिए। जितना करेंगे आपको ही फायदा है, ठीक है ना, जितना करेंगे आप ही लोगों का फायदा है, क्योंकि 15 घंटे में इतना वक्त नहीं हो पाता, और फिर मैं रोज क्लास लूँ या हफ्ते में 2 दिन लूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें से जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बाकी ये कि इन सवालों को करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से कॉपी, कुछ लोग जो बना के भेज रहे हैं उसमें पेज नंबर नहीं लिखते तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब आप वो भेजा करें, क्या नाम है, स्नैपशॉट भेजा करें, तो आपकी कॉपी में जो भी पेज नंबर है उसका पेज नंबर ही भेजें, ताकि मुझे उसको समझने में आसानी हो, क्योंकि मुझे फिर लेफ्ट राइट करना पड़ता है ये किसके साथ में रिलेटेड है। कुछ लोग ठीक भेजते हैं कि दोनों का एक साथ खींच, एक क्वेश्चन एक ही उसमें भेजते हैं तो वो ठीक है एक पेज के अंदर, लेकिन जब एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में हो जाता है तो फिर वो समझने में दिक्कत हो जाती है। या फिर उसकी एक PDF बना के भेज दें तो फिर दिक्कत ही नहीं हो, सीक्वेंसली आराम से आ जाएगा। किसी का कोई सवाल तो नहीं है भाई? किसी का कोई क्वेश्चन? डाल के किया जाए वो इजी रहेगा। जी जो क्वेश्चन इसमें डला हुआ है नंबर, हाँ, वही अगर हम लोग अपने आंसर में लिखें तो वो इजी रहेगा आपको चेक नहीं करने में। वो तो इजी रहेगा, लेकिन मसला ये है कि इस सवाल का आंसर आपने लिखा और 2 पेज में लिख दिया, और जब मुझे फोटो खींच के आप भेजते हैं तो अब इस तरह से हर एक सवाल को 2-2 पेज में कर किया अगर आपने, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? आप अपनी इसका नंबर तो लिखें, लेकिन आप जो भेज रहे हैं, आपने जो कॉपी बनाई होगी उस कॉपी के ऊपर भी अपना पेज नंबर लिख लें, ताकि मुझे आसानी हो। ओके। हाँ, तो मुझे आसानी रहेगा ढूंढने में उसमें। किसी का कोई सवाल है भाई? कोई क्वेश्चन किसी का? नो? जी हमारा एक क्वेश्चन है, जी जी क्वेश्चन बोलो। नंबर 24 में थोड़ा कंफ्यूजन था हमको। अच्छा ठीक है ठीक है, किधर है 24? 24 क्वेश्चन, ठीक है, क्या कंफ्यूजन है? उसमें अंकल और मैटरनल ब्रदर दो थे, तो वो हमें कंफ्यूजन हो रहा था हाँ, किसकी मौजूदगी में किसको मिलेगा। ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पाई ये अच्छा चीज। ठीक ठीक है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। ये जब कभी भी ये मेल मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, तो इनकी जो कैटेगरी है वो असबा बी नफसी है, यानी जो खुद से असबा हो, असबा बी नफसी, खुद से
आपके पास रेसिडुअरी हो, तो इसमें 4 कैटेगरी बताई गई थी। C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी, या उसको क्लास समझ लीजिए, 4 कैटेगरी बनाई गई थी। इसमें पहली वाली के अंदर जो लोग आते हैं वो आता है सन और ग्रांड सन, या फिर आगे पोता पड़पोता आगे जाके। दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं फादर आते हैं, वालिद साहब आते हैं, ग्रांड फादर आते हैं, और इस तरीके से आगे चले जाएगी। तीसरी कैटेगरी में रियल ब्रदर आता है, पैटर्नल ब्रदर आता है यानी सगा भाई, सौतेला भाई। फिर इसी के अंदर रियल ब्रदर का बेटा, पैटर्नल ब्रदर का बेटा। फिर C4 में आता है रियल जो अंकल हैं यानी वालिद साहब के जो भाई हो गए, और ये पैटर्नल अंकल यानी वालिद साहब के सगे भाई और वालिद साहब के सौतेले भाई। वालिद साहब के सगे भाई का बेटा रियल अंकल का बेटा, और पैटर्नल अंकल का बेटा, या इसको फादर का ब्रदर लिख दें, बात बराबर ही जो वहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये जो ब्रदर है, अगर ये लिखा हुआ नहीं है कि सगा भाई है या सौतेला भाई है, तो आप इसको सगा भाई मान के चलें। जनरली कोई आपसे पूछता है कौन है, आप बोल देते हो भाई ये, तो इसका मतलब सगा ही भाई बोला जा रहा है। तो एक तो ये चचा की बात की जा रही है, यानी चचा में ये इंडिकेशन नहीं है कि वो सगा चचा है या सौतेला है, तो इसको भी रियल अंकल, यानी एक ये रियल अंकल है आपके सवाल में, और एक ये रियल ब्रदर है। तो रियल ब्रदर की कैटेगरी कौन सी है असबाबी नफसी के अंदर? ये तीसरे दर्जे का है। और ये कौन से दर्जे का है? चौथे दर्जे का है। तो जिसका दर्जा ज्यादा करीब हो, किसका करीब ज्यादा है? रियल ब्रदर। रियल ब्रदर का। तो किसको चला जाएगा? रियल ब्रदर को चला जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, एक शख्स मरा, उसके फादर भी मौजूद हो, उसका सगा भाई भी मौजूद हो, उसका सौतेला भाई मौजूद हो, और कोई नहीं है, इतने ही लोग मौजूद हैं, किसको जाएगी प्रॉपर्टी? फादर। ये भी असबाबी नफसी है, ये भी असबाबी नफसी है, ये भी असबाबी नफसी है, ये भी असबाबी नफसी है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फादर जो है कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? ये C2 कैटेगरी में है, और ये C3 कैटेगरी के अंदर है। और C3 कैटेगरी में जो है 2 लोग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों की बनिस्बत वालिद साहब के हैं ज्यादा करीब हैं, तो वालिद साहब को सारी मिल जाएगी। अगर फादर मौजूद होते, रियल ब्रदर भी होता, और रियल अंकल भी होते, तो किसको जाता? तब भी रियल। फादर को ही जाएगा, ठीक है ना। अगर ये फादर ना हो, फॉर एग्जाम्पल रियल ब्रदर हो और रियल अंकल हो और पैटर्नल अंकल हो, अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी? अब कौन क्लोज है? रियल ब्रदर। रियल रियल ब्रदर। रियल ब्रदर जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास और ले लीजिए कि रियल ब्रदर भी हो आपके पास, पैटर्नल ब्रदर भी हो, रियल अंकल भी हो और पैटर्नल अंकल भी हो, तो ये सबसे ज्यादा क्लोज है, इसको जाएगा। अगर ये ना होता, अगर ये इतने लोग होते केवल, तो किसको जाता? पैटर्नल ब्रदर को जाता। इसको टेस्ट करने के लिए आप एक कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो साइट में है, लेकिन उसको ऐसा ना करें कि आप इन सवालों को छोड़ के वहीं बहक जाएं और उसी में ही डालना शुरू कर दें सारा, तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी सारा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी हमने दे रखा है, क्योंकि आपको सीखना आ गया तो अपने सवाल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं, बट सवाल करने के बाद वहाँ चेक कर लें। ये इनहेरिटेंस कैलकुलेटर आ गया इंग्लिश वाला। अरबी वाले को आपने उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर आ गया है, इसमें विजिट ऑनलाइन पे चले जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे अभी आपने सवाल था कि भाई अगर, क्या अच्छा सवाल था 24 नंबर? क्या सवाल था 24 नंबर में? हस्बैंड। हस्बैंड, एक हस्बैंड, मदर, मदर, ये आ गई नीचे, मदर आ गई, मदर हो गई, और मैटरनल मैटरनल ब्रदर मैटरनल ब्रदर, और मैटरनल अंकल मैटरनल ब्रदर, ये आ गया मैटरनल ब्रदर। और अंकल। अंकल का मतलब आ गया आपके पास यहाँ पे जो होगा, फुल ब्रदर आ गया, अंकल में आएंगे
ये आ गए आपके पास फुल पैटर्नल अंकल, और रियल अंकल भी गए होंगे। किधर हैं? FRB। पैटर्नल ब्रदर और कहीं है अंकल, कहीं दिखाई दे रहा है किसी को भी? ऊपर से तो देखिए यहाँ पे कहीं है। मरने वाले का भाई, ये हो गया फुल ब्रदर हो गया। कहीं दिखाई दे रहा है भाई कहीं पे? फादर का फुल ब्रदर, ये उन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से दे रखा है नाम का। ये फुल पैटर्नल ब्रदर ऐसे दिया हुआ है, फादर का फुल ब्रदर। और उसको इन्होंने फिर दूसरे से दिया होगा, वो दिया ही नहीं इन्होंने फिर है। फादर का फुल ब्रदर, फादर का ये फुल पैटर्नल, यहाँ पे इन्होंने टर्मोलॉजी में थोड़ा वो पैटर्नल पैटर्नल दो बार कर दिया, सोतेला दिया है उन्होंने, ठीक है ना। ये 34-23 नंबर पे सोतेला दिया, ये सगा दिया हुआ है। फादर का फुल ब्रदर, यही चचा हुआ है ना आपके अंकल, ठीक है जी। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और क्लिक क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो सवाल था वहां पे, अगर उस सवाल को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंकल को कितना जा रहा है? 0 जा रहा है, क्योंकि बच ही नहीं रहा है, क्योंकि हस्बैंड है और मदर है और मैटरनल ब्रदर है। मैटरनल ब्रदर अगर एक हो तो माँ का हिस्सा कितना होता है? 1/3। मैटरनल ब्रदर अगर एक होगा तो माँ का हिस्सा 1/3 होता है। किसी ने सवाल लिख के भेजा था मेरे को, उसमें 1/6 कर दिया था, जो कि गलत है। कोई भी भाई बहन हो एक, अगर एक औलाद नहीं है भाई बहन में से कोई भी एक हो किसी भी कैटेगरी का, तो माँ का हिस्सा 1/, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। औलाद नहीं है तो शौहर का 1/2 हो गया, और ये अकेला है इसका 1/6 हो गया। एल्शियम कितना आ गया? 6 आ गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया? 6/6 हो गया। तो इन्होंने ये वाले शेयर दिखा रखे हैं इसके अंदर भी, 1/2 इसको जाता है यानी इतना परसेंट, ये इसको जाता है, ये वाला आ गया, ये इसको जाता है, इसको कितना बचा? 0, इसको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेटर में एक गलती है। वो गलती क्या है वो याद रखना, कि ये बेटी की मौजूदगी में और पोती की मौजूदगी में मैटरनल ब्रदर को शेयर देता है। ये इस कैलकुलेटर में दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? अगर बेटी और पोती हो तो नो शेयर है इसका। किसका? मैटरनल ब्रदर का और मैटरनल सिस्टर का। इस कैलकुलेटर में ये गलती है, तो आपको ये भी पता रहेगा कौन सी ऐप चल रही है उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं। ये आपको इसलिए बताया गया ताकि आप और भी एरर ढूंढ लें। आपको कैलकुलेशन जो बताया जा रहा है वो कैलकुलेशन आना चाहिए, जिससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको जो है कहाँ कहाँ पर गलतियां इस कैलकुलेटर में है, ताकि फिर इसको हम ये राइट कर सकते हैं भाई ये गलतियां हैं, इनको सुधार आ जाए। तो इसमें मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर के साथ में प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं कैलकुलेटर में और इसको यहाँ से हटा दीजिए वैल्यूज को, और यहाँ पे बेटी रख दीजिए। ये बेटी हो गई, बेटी के साथ में मैटरनल ब्रदर डाल दीजिए। मैटरनल ब्रदर किधर गए? मैटरनल ब्रदर ये रहा। मैटरनल ब्रदर एक मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, और यहाँ से इन चचा को भी हटा दीजिए, और ये चचा रखे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को। ये मैटरनल ब्रदर हो गया, और ये मदर हो गई, डॉटर हो गई, हस्बैंड हो गए। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि मैटरनल ब्रदर को शेयर जा रहा है, जा रहा है यहाँ पे। मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। अगर औलाद में बेटी या पोती या बेटा हो फिर तो जानी नहीं है। अगर बेटा मौजूद है किसी का तो किसी के न सगे भाई को जाना है न सौतेले को जाना है। लेकिन बेटी और पोती की मौजूदगी में भी इसको नहीं जाता है, जो कि कैलकुलेटर दे रहा है। ये इस कैलकुलेटर में मिस्टेक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा हो इस कैलकुलेटर में, वो आप फिर मेरे से इसका फोटो खींच के डिस्कशन कर सकते हैं। बट इस कैलकुलेटर से ये नहीं पता लग रहा कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ये जो कैलकुलेटर है केवल आपको इतनी तो हेल्प कर सकता है जिसको आप कहते हैं सिंगल डेथ। बात समझ में आ रही है? ये सिंगल डेथ का तो कैलकुलेशन देगा। अभी तक ऐसा कोई भी कैलकुलेटर पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जो मल्टीपल डेथ का सॉल्यूशन निकाल सकता हो। तो आप लोग अगर इस कैलकुलेशन को सीख लेते हैं, और जो टेक्निकल बंदे हैं जो आईटी से बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हैं, जो सीख लें, तो एक इस तरह का ऐप जनरेट किया जाए। क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं हूँ, मैं तो आपके पास नेटवर्क और सिक्योरिटी में हूँ, सिस्को में। तो वहाँ से ऐप बनाया जा सकता है। तो उसमें फिर उन लोगों को वो ऐप दिया जाए टेस्ट करने के लिए जो इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे आप अच्छी तरीके से इनहेरिटेंस को जानते हैं। और एक वो बंदा भी हो जिसको इनहेरिटेंस भी आता हो और वो डेवलपर भी हो, प्रोग्राम को डेवलप कर सके। तो मल्टीपल डेथ के अभी कैलकुलेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते कि 3-4 डेथ घर में हो गई हैं उसके बाद कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो कैसे करें? सिंगल डेथ के अवेलेबल हैं, केवल मल्टीपल डेथ के नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो काम करने के लिए इस फील्ड में बहुत कुछ अभी पड़ा हुआ है। अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस लोगों में पैदा करें। पहली वाली क्लास में हमारे में 27 लोग मौजूद, 29 लोग मौजूद थे, और अब जाके फिक्स हो गए 11 लोग, 10 लोग रह गए क्योंकि 11वां तो मैं ही हूँ। तो इस पे कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों के सामने, ताकि लोग जुड़ते रहें। नया बैच हो तो उसमें और ज़्यादा ऐड हों। आप जो आप सीख रहे हैं लोगों को सिखाते हैं, तो इस कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करते रहें। दूसरा, जिन लोगों को अरबी आती है वो आपके पास दूसरा कैल ऐप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और वो आपको फिर वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो आपके पास कैलकुलेटर ये है जो अरबिक के अंदर है। आप किसी भी इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप मशीन में डाउनलोड होगा कि नहीं होगा आई कांट सी, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब इसको जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं, किसी को तेलुगु आती है, किसी को मराठी आती है, किसी को मलयालम आती है, उनमें फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करें इन ऐप को। क्योंकि ऐप हैं भी तो वो अरबी में है या इंग्लिश में है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। बाकी मेरी जो किताबें हैं, कोई ट्रांसलेट करना चाहता है, छोटी सी जो किताबें हैं, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल, उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, परमिशन है कि आप उसको आराम से ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के बाद एक बार मुझे दिखा दें ताकि मैं देख सकूं कि आपने जो है क्या ट्रांसलेशन किया है। इस वाली किताब को, चूंकि मास्टर बुक है, इसमें सबके शेयर लिखा हुआ है। 9 पेज की किताब है, केवल 9 पेज का ट्रांसलेशन होना है। या जिसको अच्छी मलयालम आती है वो साथ में बैठ के आप उसको करवा लें, फिर सुन लें कि उसने क्या लिखा है, उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले हफ्ते जो है हम ऑल के ऊपर और रद्द के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जिन लोगों के पास वक्त मौजूद हो वो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरी किताब है रूल्स ऑफ रिटर्न, इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अगले हफ्ते हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग पढ़ लेंगे, वक्त होगा जिनके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक के पास नहीं होती, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं और आसानी हो जाएगी उनके लिए। ये रूल्स ऑफ रिटर्न तभी काम करेगा जब सेकेंडरी यानी असबात कोई ना हो, रेसिडरी कोई ना हो, सारे के सारे क्या हो, जेड एफ होने चाहिए। सब जेड एफ मौजूद हों तो ये रूल काम करेगा। तो जो माल बच जाता है उसमें से दोबारा रिटर्न इन लोगों को तो जाता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को दोबारा रिटर्न नहीं होता। तो ये किताब पूरी डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न, जो कि लॉ के अंदर पढ़ाई जाती है, उसके हमने रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से लिखी है। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे। 20 सवाल हैं, वो मैंने कराए हैं। 10 सवाल आपको घर से होमवर्क करने के लिए दिए हुए हैं इसके अंदर। तो आपकी मास्टरी इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर हो जाएगी। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ इतनी सारी, कि अगर सारे ही जो वारिसीन हैं वो जबल फ्रूज हों, और ऐसा हो रहा हो कि उनका टोटल शेयर
ऑफ जेड एफ, ऑब्लिक जो एलसीएम निकालते हैं वो 1 से कम आ रहा हो, तो इस कंडीशन को रद्द कहा जाता है या रिटर्न कहा जाता है, वापसी। तो ये जो वापसी का जो प्रोसीजर है, इसमें ये कहा गया जो रेसिड्यू बचा हुआ है वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सब में होगा, लेकिन हस्बैंड और वाइफ को दोबारा से नहीं जाता। तो ये किताब पूरी इसी के ऊपर है। टर्मोलॉजी आप समझ चुके हैं, इंशाल्लाह खुद भी समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर मैं बताने के लिए बैठा हूँ, अगले हफ्ते हम इसी किताब का डिस्कशन करेंगे। उर्दू में है ये किताब? नहीं, ये किताब इसी में ही है सारा, जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है। उर्दू में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मसला मेरे पास टाइमिंग का ही है सारा का सारा। वैसे मेरी बच्ची भी आलिमा है, लेकिन मसला ये है कि उसके पास भी टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग का ही सारा ये जो मसला है। असबात की कैटेगरी है, उनके जो नाम है, तो उनको हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो अरबी हुई ना। असबद को असबाबी, तो भाई गैरी, भाई मुमकिन, अंग्रेजी नफसी। अंग्रेजी में रेसिडुअरी बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, कोई बताएगा? वकील साहब मौजूद हैं, नौशाद साहब जी जी, ये आपसे ही क्वेश्चन है। भाई एक जबिल फरूज है जिसको हम प्राइमरी ईयर्स यानी पहला उत्तराधिकारी बोलते हैं, ठीक है ना। जी। वारिस को उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो एक उत्तराधिकारी तो वो हैं कि जिनको मिलना ही मिलना है। अब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ये हिंदी हमको भी नहीं आती है, इतनी भूल गए। वैसे 10वीं तक पढ़ी थी हिंदी कभी। अब जो इसके अलावा जो बचते हैं वो भी उत्तराधिकारी हैं, तो उसको बोल सकते हैं भाई कि वो दूसरी श्रेणी के दत्तक, उत्तराधिकारी हैं। क्या या बोलेंगे? दत्तक भी कहते हैं, दत्तक गोद लिए हो को दत्तक कहते हैं। नहीं, नहीं, गोद ये लिए, गूगल गोद। में अवशिष्ट दिखा रहा है, अवशिष्ट। हाँ, अवशिष्ट। रेजिडुअरी का मतलब अवशिष्ट। हाँ, तो अब अवशिष्ट। हिंदी शेष, शेष से बचा बना है, बचे हुए से। शेष अच्छा। का मतलब बचा हुआ, उससे अवशिष्ट बना है। हाँ, तो मेरे ख्याल से हिंदी टर्मिनोलॉजी में सब पढ़ना तो और भी मुश्किल है। हाँ, वो नहीं आएगी समझ में। तो ये समझ लिया जाए कि जो कुरान करीम में अतिरिक्त मौजूद भी है। हाँ जी। अतिरिक्त भी बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं तो आई थिंक जो जर्नल लैंग्वेज है उसी में पढ़ लिया जाए तो शायद बेटर है, कि भाई जिनका हिस्सा कुरान करीम में मौजूद है उनको फिक्स शेरर मान लीजिए, ठीक है जा। और फिक्स शेरर के बाद जो बचते हैं वो रेसिडुअरी हो गए, बात खत्म हो गई। या उसको आप असबात मान लेते हैं, ठीक है। तो उस अरबिक टर्मिनोलॉजी में उसका नाम असबात है। और वैसे आपके पास कोर्ट की लैंग्वेज में वो आपके पास रेसिडोरी के नाम पर है। तो उस मेरे मेरे हिसाब से इसमें अगर हैंगअप ना हुआ जाए, तो कुछ लोग इसी में हैंगअप हो जाते हैं कैटेगरी में। उसको आप ये मान लें कि भाई अपनी भाषा में एक क्लास ए लोग हैं, एक क्लास बी लोग हैं, एक क्लास सी लोग हैं, बात खत्म हो गई। या कोई उसको आप ये मान लें क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। क्लास 1 वो लोग हैं जिनके हिस्से कुरान करीम में मौजूद फिक्स्ड हैं। क्लास 2 वो लोग हैं जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं, वो इसके अंदर आ गए। अब जो दोनों इनके अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा जो बचते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। यही डेफिनेशन आपको उर्दू की किताबों में मिलेगी जाके। तो जो किताबें यहाँ पे उर्दू की हैं, आप उर्दू की किताब से पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम आपने निकालना है। तो यहाँ पर जो उर्दू की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, आप इसी में चले जाइए पोर्टल में, और हर एक किताब यहाँ मौजूद है। मेरी किताबों पे ना जाके बाकी उलमा इकराम पे चले जाइए, कोई भी किताब फॉलो कर लीजिए, आपको समझ में आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं कानून विरासत, ये पड़ोसी मुल्क की है आपकी, इसके अंदर भी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से ये जो है तफ़हीमुल फ़राइज़, ये महाराष्ट्र के वो हैं, स्कॉलर हैं, अहले हदीस, उनकी किताब है। ये भी अच्छी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। इसी तरीके से ये जो किताब है आपके पास आ, सिराजी से पहले रियाजी, ये वो किताब है जो मदारिस में अक्सर पढ़ाई जाती है। तो कहीं से भी आप लेंगे इन तीनों की डेफिनेशन आपको क्लियर वहाँ से हो जाएगी। और इस किताब से भी एक ही किताब पढ़ लें, इससे क्लियर हो जाएगी कि ज़बिल फरूज किसको कहा जाता है, असबात किसको कहा जाता है, और ज़बिल अरहम किसको कहा जाता है। ज़बिल अरहम को किंड्रेड बोला जाता है कोर्ट की लैंग्वेज में, और जो असबात हैं उसको रेसिडरी, और उसको फिक्स शेयर या कुरानिक शेयर बोला जाता है। तो बेसिकली कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कौन कहाँ पर आ रहा है।
ठीक है जी, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, एक तो आप वहां से यूज कर लें जो आपका सिलेबस है, यानी 26 क्वेश्चंस के बाद से शुरू कर दें या 25 क्वेश्चन जो भी है, और उसके बाद से जिसके पास टाइम अल्लाह ताला ने दिया है यूज करने के लिए, वो जो किताब रूल्स ऑफ रिटन थी उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगले हफ्ते रूल्स ऑफ रिटन पे ही काम करेंगे और ऑल पे, दो चीज़ों पे काम करेंगे। जी कौन सी बुक बताइए, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, यहाँ पर मेरे उसमें चले जाइए, फाउंडर ऑथर के अंदर, यहाँ जी जाने के बाद, इसमें जाने के बाद ग्रीन कलर की एक किताब है ये वाली, रूल्स ऑफ रिटन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी। तो यहाँ से इसको रद्द कहा जाता है, यानी जो बच गया वो फिर वापस होने का है, रद्द किया जाएगा, बट रद्द हस्बैंड वाइफ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब हम पढ़ाएंगे तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये रूल्स ऑफ रिटर्न ये आपके पास मौजूद होगी क्या? हाँ, ओखला में। हाँ, उगला में भी मौजूद है किताब रूल्स ऑफ रिटन की, जो यहाँ रहते हैं आके ले सकते हैं। कौन सा बोल रहे हैं? बिलाल अहमद। कहाँ से? मैं मदरसा मीनिया में, मदरसा में नहीं हो तो तो इंग्लिश आपको समझ में आ जाती है ना? पहले भी किताब मंगवाई थी सिराजी से, पहले भी आज अच्छा ठीक है, तो आप आके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुफ्ती असलम साहब। हाँ, तो मुफ्ती साहब को बोल दीजिएगा, मेरे से बात कर लेंगे, आके ले। ठीक। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।